इसी महीने में। इसके बाद इंदिरा गांधी के हाथ में कमान आई। इंदिरा अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाया, 67 के इलेक्शन जीती। तो एक होता ना दम आना कि मैं अपने दम पे जीती हूँ। उसके बाद देश में हरित क्रांति की एक बयार चल पड़ी। हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि 1965 में जब हम और पाकिस्तान लड़े थे तो अमेरिका ने हमें आंख दिखाई थी कि ये जो गेहूं की खपत हम भेजते हैं ना, ये रोक देंगे। और फिर हमें फील हुआ था कि दूसरे के भरोसे तो भैया देश नहीं चलेगा। अगर आप पूरी जिंदगी सोचो कि हमारा पेट कोई विदेशी भरता रहेगा तो वो तो कभी भी अपनी मर्जी से कह देगा मैं नहीं भेजता। इतनी बड़ी करोड़ों की जनसंख्या, जब आजाद हुए तब भी तो 40 करोड़ थे। इतने लोगों का पेट भरने के लिए खुद से कमाना पड़ेगा। वैसे भी अगर देखें तो ये धरती तो बेटा उपजाऊ थी। ये तो खराब बंजर अकाल वाली अंग्रेजों ने बनाई थी, नहीं तो हमारी धरती कभी खराब नहीं थी। हमने इतिहास में वैदिक काल में कभी सुना है यहाँ अकाल पड़े हो? ये बेटा मिट्टी से सोना निकलता था, लेकिन अंग्रेजों की घटिया नीतियों के चलते यहाँ की जमीन बंजर हो गई, क्योंकि उन्होंने लोगों से, किसानों से पैसा तो लूटा, लेकिन उनकी खेती के लिए कभी ना नहरें बनाई, ना उनकी खेती के डेवलपमेंट के लिए काम किया। तो फिर हमें फील हुआ कि भैया अपना पेट भरना है तो खुद से काम करना पड़ेगा। इसके लिए अब ये फील किया गया कि बीज की क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी और जो खेत में सुविधाएं हैं वो बढ़ानी पड़ेगी। तब जाके हाई यील्डिंग जो सीड था, क्वालिटी था ना, वैरायटी, वो लेकर आए। फिर ये जितना ये टूल्स का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ खेतों में, जैसे ट्रैक्टर का या इस तरह की चीज़ों का, ये सब स्टार्ट हुआ। और ये एक एक्सपेरिमेंट था। हमसे पहले ये एक्सपेरिमेंट यूरोप ने, अमेरिका ने कर रखा था। अमेरिका में एक नॉर्थ अमेरिका में एक छोटा सा देश पड़ता है मेक्सिको, जहाँ एक कृषि वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने हरित क्रांति पे पहले ही एक्सपेरिमेंट कर रखा था, फादर कहलाते हैं। तो वहाँ से वो एक्सपेरिमेंट हमने अपने देश में किया। और MS स्वामीनाथन इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहलाते हैं। ये देखो बहुत बढ़िया लेवल पे खेती, देखो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल हुआ। तो उस टाइम पे ना 60s में ये बड़ी अचीवमेंट थी कि कम से कम देश पेट तो भर लेगा, कल को कोई मुसीबत आई। अब हमने इसी डेकेड में देखो 60 से 70 में 62 की लड़ाई देखी, फिर 65 की लड़ाई देखी, उसमें फिर शास्त्री जी की डेथ हुई, नेहरू की। तो हम अंदर से कहीं ना कहीं देश को चाहिए थी मजबूती। और बेटा जब बुरा समय आता है ना, जैसे पेंडेमिक हमने देखा, तो पेंडेमिक में क्या दिखता था कि घर पे अगर पेट भरने लायक गेहूं हो तो जिंदगी कट सकती है, बाकी सबकी जरूरत है नहीं। अगर रियलिटी में देखें, ठीक है प्रोग्रेस कर रहे हैं, हर चीज चाहिए, लेकिन याद करो तुमने पेंडेमिक देखा, जिसके घर में गेहूं भरा पड़ा था और जिसके घर में गेहूं पीस के खाने का ऑप्शन था, उसके मन में डर नहीं था। प्रॉब्लम तब होती है आपको रोज का आटा रोज मैनेज करना पड़ता हो। तो हमें फील हुआ कि हम सब कुछ सह लेंगे अगर हमारे घर में पेट भरने लायक गेहूं पैदा होता हो। तो हमने सबसे पहला काम किया कि भैया देश में हरित क्रांति के ऊपर काम करो। ये कॉन्सेप्ट तो शास्त्री के टाइम में आ जाता, लेकिन शास्त्री जी की हो गई थी मौत। तो अगली PM इंदिरा गांधी के टाइम में ये बहुत बड़े लेवल पर आया और हमने पंजाब, हरियाणा और यूपी, तब नया नया हरियाणा अलग हुआ था, 66 में बना था ना हरियाणा। तो इन 3 राज्यों में बड़े लेवल पे एक्सपेरिमेंट किया गया, पंजाब, हरियाणा और यूपी, और इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट आया। एक पहली जो फसल थी उसी में बहुत इजाफा हुआ। जैसे मापा कैसे जाएगा, टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ, तो बहुत ज़्यादा टन एकदम से हमें बढ़ोतरी दिखी। तो फिर ये सक्सेसफुल फील किया गया। और आज देखो बेटा, दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में हम आते हैं बहुत सारी चीज़ों में। अगर हम अपने आप को चाइना से कंपेयर करें, वो एरिया में हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अगर वो गेहूं नंबर 1 है तो नंबर 2 पे हम हैं। वो चावल में नंबर 1 है तो नंबर 2 पे हम हैं। चाय के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 हैं, गन्ने के प्रोडक्शन में हम आगे हैं, टोटल जानवरों की संख्या में हम आगे हैं। जानवर भी तो हरा चारा ही खाते होंगे, तो खेती का तो सीधा संबंध है ही। अगर गन्ने की बात करें, कितनी सारी चीज़ों में, तो इससे ही पता चलता है कि हरित क्रांति का प्रभाव बहुत बहुत पॉजिटिव रहा। लेकिन उम्र बीतने पर हमें समझ में आया कि जितने ये फर्टिलाइजर्स, जितने ये केमिकल्स हमने खेतों में मारे थे फसलों से बहुत अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, ये सब कहीं ना कहीं इंसान का नुकसान करते हैं। और जब 20, 30, 40 साल बीते तो धीरे धीरे देखा कि पंजाब की तरफ लोगों को कैंसर की शिकायत अचानक से बढ़ने लग गई, उनका ग्राफ ऊपर जाने लगा। तो इसके ऊपर फिर रिसर्च हुए और कहा कि पंजाब के मैक्सिमम लोगों के पेट में कैंसर होता है। इसके पीछे का लॉजिक, तो फिर देखा कि इसका सीधा संबंध हरित क्रांति में इस्तेमाल हुए ज्यादा बड़े लेवल पर फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और वीडीसाइड, पेस्टिसाइड। अब देखो धीरे धीरे बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक खेती की बातें करने लग गए, है ना। ऑर्गेनिक खेती, भाई ऑर्गेनिक चीजों से, ऑर्गेनिक की दिक्कत क्या है बेटा, उसके प्रोडक्शन में ना टोटल
जो वो होता है वो कम होता है, तो किसान नुकसान में रहता है ऑर्गेनिक खेती करके। ऑर्गेनिक जल्दी खत्म भी हो जाती है, खराब हो जाती है। मान लो एक टिड्डी दल आया, ऑर्गेनिक को तुरंत खत्म कर देगा। लेकिन जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, वीडीसाइड्स वगैरह, वो फसल को ताकत देते हैं, फसल उभरती तेज है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। किसान का तो सीधा संबंध ही है ना, जितनी ज्यादा खेती होगी उतना मेरे लिए फायदेमंद है। तो इसलिए पूरी तरह से इंडिया से इन सबको खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके अपने घर के लिए कोशिश करे आदमी कि थोड़ी थोड़ी ज़मीन पर भी ऑर्गेनिक करे, तो काफ़ी हद तक चीज़ों से बचा जा सकता है। खैर, इतनी बड़ी आबादी को ऑर्गेनिक की तरफ ले जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और उस पर काम चल रहे हैं, देखो कब तक कामयाब होंगे। पर हाँ, हरित क्रांति ने हम सबका पेट ज़रूर भरा। आज हम अपने देश से बहुत सारी चीज़ें निर्यात करने लायक हो गए। कभी हम हाथ फैलाते थे, आज हम देने लायक हैं इस क्रांति के कारण। 1971 अभी उभरे ही थे, दोबारा से पाकिस्तान और हमारी लड़ाई हो गई। इस लड़ाई का कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तान कहता है इंडिया खुद है, क्योंकि हमने पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान को ये कह के, जब उन्होंने कहा भी मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो हमने कहा था कि ठीक है, अगर तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए तो हम मदद कर देंगे। पाकिस्तान का एक हिस्सा उनसे कटने वाला था, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा बेटा, तो उसने फिर इसका ब्लेम हमारे सिर पर मढ़ा और उसने हमसे लड़ाई स्टार्ट कर दी। हम इसके लिए पहले से तैयार थे। अब देश में पीएम की कुर्सी पर इंदिरा गांधी बैठी थी और थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी। शास्त्री जी उस मामले में ना थोड़े से लीनियंट थे, वो थोड़े से काइंड हार्टेड थे। ये युद्ध बहुत बड़े लेवल तक बढ़ गया था और इसमें ये दिख रहा था कि इंडिया सुप्रीम है। आज तक इंडिया जितनी बार पाकिस्तान से लड़ा, हर बार इंडिया ही ऊपर रहा। लेकिन बेटा फिर मैंने वही कहा कि जीतने के बाद भी जिसका बेटा गया, जिसका पति गया, जिसके फादर गए, उनसे पूछ के देखो ना जीत के मायने क्या। उनके लिए जीत जरूरी नहीं है। तो ये जीत भी कहीं ना कहीं घरों में तो नुकसान लाती ही है। 71 की ये लड़ाई आप देख पा रहे हैं, इस पे ये हमारे फौजी दिखाए गए हैं, जो ये इनका आपको दिख रहा है कि इसका मतलब ये जीत को इंडिकेट कर रहे हैं। 71 के युद्ध को बंद करवाने के लिए जब बीच बचाव करने की बात हुई तो इंदिरा ने स्पष्ट मना किया कि हम बाहर नहीं जाएंगे। हम 66 में बाहर जाके नुकसान खा चुके थे, अभी 4 साल पहले ही। किसकी मौत देखी हमने? हम क्यों बाहर जाएं? तुम्हें युद्ध रुकवाना है, तुम आओ। तो वहां से जुल्फिकार अली भुट्टो आए, ZA भुट्टो, और फिर शिमला में बैठ के समझौता हुआ, जिसे शिमला पैक्ट कहा जाता है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच ढेरों बातें हुई। और एक बड़ी बात हुई कि पाकिस्तान अब इस वाले पाकिस्तान पे कब्जा नहीं रखेगा। किस पाकिस्तान पर? पूर्वी पाकिस्तान। और वो एक नया देश बन के उभरेगा जिसे नाम दिया गया बांग्लादेश। ये देखो 71 के युद्ध का खात्मा 72 के शिमला समझौते से। यहाँ देखो इंदिरा गांधी, ये हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनके सिर पे जुल्फ है ही नहीं, बाल है ही। देखो इनका नाम है ZA भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। यहाँ आप देख पा रहे हैं शिमला में ये समझौता हो रहा है। हमारे देश में हमने कहा कि हम बाहर नहीं जाएंगे, तो वो यहाँ आके सिग्नेचर करके गए। और इस सिग्नेचर के बाद एक नए देश का जन्म हुआ है, जिसे आप कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान का नया नेम बांग्लादेश। बांग्लादेश की हेड ही पिछले साल भाग के तुम्हारे यहाँ शेख हसीना सितंबर में आई थी ना वो। क्योंकि देखो कितनी, मतलब ये हमारे लिए प्राउड की बात है बेटा। हम दूसरों को ये दिखता है कि यहाँ हम सेफ हैं। जैसे किसी पे विश्वास तब किया जाता है जब वो गड़बड़ ना करता हो। 1960s में याद है दलाई लामा तिब्बत से भाग के आए थे, अरुणाचल प्रदेश से एंट्री हमारे देश में ली ना। आज तक देख लो, चीन से हमारे संबंध बेशक खराब हो गए, हमने दलाई लामा को कभी नहीं कहा कि भाई तू चला जाए यहाँ से। वो आज भी यहीं रह रहे हैं। कितनी उम्र के हो गए सोचो, जब आए थे 24-25 साल का एक नौजवान, तुम्हारी उम्र का एक लड़का था, और तब से और आज तक वो सेफ बैठे हैं। एक तो हमने पड़ोसी तिब्बत के आदमी को यहाँ जगह दे रखी इतने साल से, अब धर्मशाला उन्हीं का बन गया। और दूसरा हमने अब किसको रख लिया यहाँ? शेख हसीना। जब तक शेख हसीना के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट ना हो, हम इस मामले में ना बेटा, जैसे देखें तो एक प्राउड की बात भी है कि कोई हम पे विश्वास करता है। नहीं तो बहुत सारे देश ऐसे हैं कि किसी को अपने यहाँ रख के मार डालते हैं। हम पे आंख बंद करके कोई भी विश्वास कर लेता है, और ये विश्वास ऐसे ही नहीं होता, हमने इसको कमाया है। क्योंकि हमने कभी चीटिंग नहीं की इतिहास में ऐसे कि गद्दारी करके किसी से फायदा उठा लिया हो। तो ये है वो समझौता, जिसे क्या कहा जाता है? किस किस के बीच हुआ ये? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। जो पहले ताशकंद में गए थे हमारे शास्त्री जी, वो शास्त्री जी और कौन था वो आदमी? उनका नाम था, हाँ, अयूब खान। अयूब खान
जो 2 लोग थे, उनमें से अयूब खान पहला विदेशी था जो शास्त्री की मौत पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि वो उनके साथ ही थे ना वहां पर, तुरंत यहीं आ गए, अपने देश गए ही नहीं। तो पहला विदेशी जो आया वो अयूब खान थे। ये जुल्फिकार अली भुट्टो। 1975 भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, आपातकाल। इसका कारण हमें पता है, इंदिरा की पार्टी के अंदर ही एक अलग सा माहौल बना और कुछ लोग उसमें से टूट के अलग हो गए। सिंडिकेट का नाम याद है तुम्हें, बुजुर्ग, जिनमें अगर मैं बड़ा नाम लूं तो एक तो मोरारजी देसाई का है। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी ने खुश करने के लिए डिप्टी पीएम की पोस्ट बनाई थी कि सर आप डिप्टी पीएम, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्लैश इतना बढ़ गया। राष्ट्रपति की मौत हुई थी हमारे देश में 1969 में, 67 में बने थे राष्ट्रपति, पहला 52 में बना, 57, 57, 62, 62 से 67, 67 में जो राष्ट्रपति बना तीसरे नंबर के, वो अचानक से मर गए 2 साल बाद 69 में। तब ये क्वेश्चन बना कि प्रेसिडेंट कौन, तो 2 लोग उठ गए। एक को तो कांग्रेस ने कहा भाई आप उठो सर, और एक को इंदिरा गांधी ने कहा सर आप कोशिश कर लो, हम पीछे से आपको हेल्प करेंगे, आप बन जाओगे। ये देखो यहाँ तुम्हें शायद दिख नहीं पाएगा, पूरा ये लिखा हुआ है इस बारे में, नेशनल इमरजेंसी। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी खबरों में सिंडिकेट के बारे में भी था। इंदिरा गांधी अपने हिसाब से इन्होंने 2 साल देश को जैसे चाहा वैसे चलाया, संविधान की किताब को एक तरफ कर दिया। ये एक नेगेटिव या ब्लैक चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री का, और इसको आज तक रिग्रेट भी करती है कांग्रेस, कई बार इस बात को बोल भी चुकी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खड़े होकर बात कही भी थी, इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता बेटा। आपातकाल की जरूरत एक्चुअल में नहीं थी, लेकिन 18 लाख लोग इंदिरा गांधी का विरोध करने दिल्ली पहुंच गए थे। रामलीला मैदान में 18 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे एक दिन में, ट्रेन भर भर के, गुजरात से बिहार से, और 2 स्टेट्स में, तगड़ी स्टेट्स में, गुजरात में और एक बिहार में एंटी कांग्रेस मूवमेंट चल गया था। और उसकी सबसे बड़ी ताकत जानते हो कौन थे? यूथ। सारे कॉलेज के, स्कूलों के जो लड़के थे ना, वो एंटी हो गए सरकार के। तब लड़कियां इतनी एक्टिव नहीं थी बेटा, घरों से इतनी आज़ादी नहीं थी, और यूथ जिस तरफ चाहता है ना बेटा, राजनीति हमेशा उसी तरफ मुड़ती है। ये रियलिटी है, फैक्ट है। तुम लोगों में वो ताकत होनी चाहिए, पर इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी बुद्धि में ये बातें तो हों, हम एनालाइज कर तो पाएँ, हमारी समझ का दायरा उतना विकसित तो हो। ये इमरजेंसी देश में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाली थी। वो चेंज क्या था कि लोग जागरूक होने वाले थे। अब तक लोग आंख बंद करके विश्वास करते थे। एक रात इंदिरा गांधी का फ़ोन जाता है भारत के राष्ट्रपति के पास, नाम था उनका फखरुद्दीन अली अहमद, और अगले दिन देश में इमरजेंसी लग जाती है। इंदिरा गांधी के खास लोगों को भी नहीं पता था कि इमरजेंसी लगने वाली है। कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, जिस दिन इमरजेंसी लगनी थी, इमेजिन करो 6 बजे। और फिर देश को लगा 2-4 दिन के लिए इमरजेंसी होगी, कारण तो कोई था नहीं, कोई अटैक नहीं, कुछ नहीं। इससे पहले देखें तो 62 में चीन के साथ युद्ध हुआ, लॉजिक था इमरजेंसी लगने का। 71 में लड़ाई हुई पाकिस्तान, लॉजिक था। 75 की इमरजेंसी का क्या लॉजिक, आम आदमी की समझ में ही नहीं आया। रियलिटी में कोई लॉजिक था भी नहीं। इनकी पर्सनल लड़ाइयाँ थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, कुछ सिंडिकेट वाले और कुछ इस तरह के लोग कि भाई इंदिरा गलत है। इमरजेंसी का बहुत काला चेहरा लोगों ने देखा, और इंदिरा ने इस इमरजेंसी का फायदा उठा के इस किताब में बहुत बड़ा परिवर्तन कर डाला, जिसे कुछ लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ढेरों बातें बदल डाली। जैसे लोकसभा का कार्यकाल बदल दिया, बोली 6 साल का, है ना, राज्यसभा के बराबर कर दिया, विधानसभा का भी 6 साल का। ऐसे कई सारे चेंजेस इंदिरा गांधी ने किए जो लोगों को लगा गलत हैं, लेकिन आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि क्या लगा हुआ है, आपातकाल। जिसने गड़बड़ की तुरंत उठा के जेल में, तो बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत लोगों को जेल में कैद कर दिया, बड़े बड़े लोगों को, जिनमें बड़े बड़े चेहरे थे राजनीति के, जिन्होंने कभी देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। आपातकाल देश में लगभग 2 साल खा गया। 21 महीने जब ये लगा था, तब से लेके पूरा 75, फिर 76, 77 के भी 2-3 महीने आपातकाल में ही निकल गए। तब जाके बेटा देश में 77 में इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में लोगों ने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। लोगों को फील हुआ कि अब कांग्रेस का सफाया करने का टाइम आ गया, और चाहे किसी को जिताना पड़े कांग्रेस को नहीं बनाएंगे। ये लोगों के मन में नेगेटिव भावना थी, और इसीलिए देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके 2 पीएम बने, एक मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी।
ये देखो 77 पहली गैर कांग्रेसी सरकार, ये तुम देख पा रहे हो। इंडिया में आज तक कोई इतना बुजुर्ग पीएम नहीं बना, 81 ईयर्स का। ये देखो, ये हैं हमारे देश के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री, 81 साल के थे बेटा ये जब बने। इनकी किस्मत में राजपाट लिखा नहीं था, बन तो गए लेकिन फिर इनकी उस जनता पार्टी में ही फूट पड़ गई और महज 1.5 साल बाद, 19 महीने बाद इनको त्यागपत्र लिखकर हटना पड़ा। तो ये देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम हैं, सबसे उम्रदराज पीएम हैं, इस्तीफा लिखकर हटने वाले पहले पीएम हैं। क्या नाम है इनका? 81 का आज तक कोई नहीं बना। ये देखो बेटा, किसानों के बहुत बड़े लीडर, इनके नाम से आज हमारे देश में यूनिवर्सिटीज चलती हैं। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इन 3 स्टेट्स में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इनके नाम पर हैं। चौधरी चरण सिंह जी इनफैक्ट एशिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है, CCSHAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। और अगर तुम यूपी जाओगे ना तो इनके नाम की यूनिवर्सिटी, इनके नाम के चौक मिलेंगे तुम्हें ढेर, क्योंकि यूपी के ही थे ये। बहुत काम किया बेटा देश के लिए, लेकिन पीएम बनके शायद किस्मत में नहीं था, लंबे नहीं टिके। 6 महीने पूरे करने से 14 दिन पहले इस्तीफा दे दिया। 28 जुलाई 1979 को बने थे, जुलाई से लगा लो जनवरी में जाके 28 तारीख को 6 महीने होते, 14 जनवरी को इस्तीफा दे दिया। इसी महीने में 1980 में सरकार गिर गई। तो वो जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी छोटे से टाइम पीरियड के लिए, उसमें 2 तो पीएम आ गए। कौन थे ये दोनों पीएम? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। ये बेटा 77 से 79, ये 79 से 80, लेकिन 79 की 28 जुलाई को बने और 14 जनवरी को हट गए। 6 महीने भी पूरे नहीं काटे। भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कभी भी अपने टेन्योर में लोकसभा का सामना नहीं किया। इसका मतलब उस बीच में कोई भी सेशन नहीं हुआ। ऐसा कौन सा पीएम है? किसानों के बहुत बड़े लीडर हैं, आज तक भी इनके नाम को देखो तो यूनिवर्सिटीज में जिंदा रखा गया, तो बड़ी हस्ती हैं ये बेटा 2.5 साल की सरकार हो गई, 77 से 80। अब 80 में देश में फिर से एकदम से सूखा कि कौन पीएम? इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी वापस आई। इस बार इंदिरा गांधी ने हाथ जोड़ के लोगों से माफी मांगी और कहा कि मैं भारत की बेटी हूँ, मेरे खून की अंतिम बूंद तक भी भारत के लिए न्यौछावर है। और ठीक है, राजनीति भैया, एक जैसे पढ़ाई में गलतियां होती हैं, किसी भी काम में गलती होती है, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं अब भारत के लिए काम करूंगी। और शायद बेटा बाय हार्ट भी उनको समझ में आया कि मुझे इंडिया के लिए ही अपना जीवन दे देना है। 1980